नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ देखी होगी जहाँ पे मालेगांव में जो आरोपी बनाया गया था, जिनको मालेगांव ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर जी को, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और ये कहा कि इनके खिलाफ जो भी एविडेंस लाए गए हैं वो पूरे नहीं हैं और फैब्रिकेटेड है। मतलब बकायदा ये बताया गया है कि जो कांग्रेस ने थ्योरी रची थी हिंदू आतंकवाद की, सैफरन टेरर की, वो भाई फेक नैरेटिव थी। अब सोचो, इस देश में जहाँ पे 85% आबादी हिंदुओं की है, उसी देश की सरकार ये कह रही है कि हिंदू जो हैं वो आतंकवादी हैं। सैफरन टेरर का नाम दिया गया और बकायदा जब 26/11 हुआ था तो आरएसएस की साजिश एक किताब लॉन्च की गई थी और उस किताब के लॉन्च के कर्ता धर्ता कौन थे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे और कैबिनेट में मिनिस्टर थे जिन्होंने आरएसएस को सीधा सीधा हिंदू आतंकवाद के लिए ब्लेम किया था। जो अब सफाई देते फिर रहे हैं ना कि भैया हमने तो कहा नहीं, उनको अब पता है कि पिछवाड़े पे लठ बजेगी। सेंटर में जो सरकार है वो मोटा भाई की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब लठ बजने के डर से भागे भागे फिर रहे हैं और बड़े राजा हैं अपने स्टेट के, और अब कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो नहीं कहा था, आप लोग तो खुद ही मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो। भाई वीडियो में अवेलेबल है। मतलब ये भी नहीं कि कहीं लिखा, कहीं सुना गया हो। ये अलग बात है कि इस पे डिबेट हो जाता है कि मुगल के टाइम पे ये लिखा गया था तो उस लिखावट पे डिबेट हो जाता है, लेकिन यहाँ तो रिसेंट का वीडियो है ना भाई, 2011 की ही बात है। तो कर्नल पुरोहित जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, सेना के आदमी थे और सेना को डिफेम किया गया, बकायदा बकायदा सेना के आदमी को टॉर्चर किया गया। साध्वी प्रज्ञा जो आरएसएस से भी जुड़ी थी और जो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ी, बाद में बीजेपी से भी जुड़ी, उनको बकायदा जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उन्होंने रजत शर्मा के शो में आपकी अदालत में कहा कि कांग्रेस इतना टॉर्चर करवाती थी कि 8-10 जो पुलिसकर्मी थे उनको घेर के बेल्ट से मारते थे और बकायदा उगलवाते थे कि ये काम तुमने किया है, ये कबूल कर लो और हमारा जो थ्योरी है हिंदू आतंकवाद का वो और अच्छे तरीके से गढ़ा जा सके। मतलब कर्नल पुरोहित को मैंने सुना, वीडियो सुना जब कोर्ट का फैसला आया, आप लोग भी देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक सेना का बयान था वो, कोर्ट से इतने साल बाद, 18-19 साल बाद रिहा होने के बावजूद भी वो आदमी सबसे पहले सरकार, सेना, जुडिशियल और अपने देश का शुक्रिया अदा किया। जिस इंसान का इन लोगों ने 17-18 साल बर्बाद कर दिया, वो इंसान जेल से निकल करके आज भी जुडिशियरी का शुक्रिया अदा किया, इस देश का शुक्रिया अदा किया। ऐसे देशभक्त को, सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल को कांग्रेस ने फंसाया था सिर्फ अपना वोट बैंक तगड़ा करने के लिए और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बढ़ाने के लिए। इस देश के लोगों को ये बता सके कि आतंकवादी जो हैं हिंदू भी होते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं। क्योंकि मुसलमान को शक के घेरे से देखा जाता था। जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसमें से 99.9% एक ही कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो इस चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए कांग्रेस ने एक तो दो चीज़ें करी कि उनको अपना वोट बैंक तंदुरुस्त करना था, जो बाकी पार्टियों के पास छिटक कर ना जाए, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के पास ना चली जाएं या अन्य किसी पार्टियों के पास ना चली जाएं। तो उस पर एक गहरा पैठ बनाना था। और दूसरा, पूरी दुनिया को ये संदेश देना था कि हिंदू जो हैं आतंकवादी होते हैं। तो ये चीज़, इनकी थ्योरी काम नहीं की। सालों से अत्याचार किया इन लोगों ने। मतलब एक तरह से इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक तरह से देखा जाए तो। अगर बीजेपी सरकार नहीं आई होती और साध्वी प्रज्ञा को टिकट नहीं मिला होता तो अब तक शायद वो जिंदा भी होती या नहीं होती, इस पे भी सवाल है। ठीक है, अभी अभी एक बयान आया है, एटीएस ऑफिसर थे, मैं उनका बयान खुद कोट कर रहा हूँ पढ़ के। एटीएस ऑफिसर हैं, मुस्लिम हैं, महबूब मुजावर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उनको बोला गया था बकायदा सरकार की तरफ से कि मोहन भागवत को मालेगांव ब्लास्ट में फ्रेम करना है, यानी कि चार्जेज मोहन भागवत पे भी बिठाने हैं। जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ है उस पे मोहन भागवत को एक्यूज बनाना है। ठीक है, और जो भी मेरा इन्वेस्टिगेशन था वो परमवीर सिंह
जो हायर अथॉरिटी हैं, परमवीर सिंह किसके अंडर में आते थे ये सबको पता है, उनको था। और ये महबूब मुजावर जी कह रहे हैं कि मेरे को बाकायदा ये बोला गया था कि तुमको जो है मोहन भागवत को फ्रेम करना है, यानी कि मेन एक्यूज्ड जो हैं वो मोहन भागवत होंगे, ऐसा तुमको बयान देना है। चार्जशीट में लिखा गया था कि जो कर्नल पुरोहित हैं 80 किलो आरडीएक्स, ठीक है, कश्मीर से लेके गए मालेगांव और वहाँ जा कर के उन्होंने ब्लास्ट को अंजाम दिया है। और मोटरसाइकिल जो यूज हुआ है उसमें इनकी मोटरसाइकिल है, साजिश रचता में इन लोगों ने नाम दिया साध्वी प्रज्ञा का, और इनका जो आरएसएस से लिंक बताया गया, ठीक है। और इस पे ये ठप्पा लगाया गया कि हिंदू जो हैं वो टेररिस्ट हैं, ठीक है। और जो उस समय के एटीएस चीफ थे वो सोनिया गांधी के सबसे बड़े मतलब वाले पैरोकार हेमंत करकरे जी थे, ठीक है। और हिंदू टेरर का एक नया सिगुफा वहाँ से छोड़ा गया। तो ये तो कांग्रेस की हालत थी इस देश को बर्बाद करने के लिए किस कदर मतलब ये उतावले थे कि हिंदू आतंकवाद का फेक नैरेटिव चला दो। अभी संजय राउत को सुन रहा था, आप सोचो ये बाला साहब की पार्टी के लोग हैं, ये बाला साहब की आइडियोलॉजी को मानते हैं। संजय राउत कह रहा था अरे धर्म पूछ के कहा मारा, ये सब फेक है, मैंने भी पहलगांव विक्टिम से बात करी है, धर्म पूछ कर नहीं मारा गया है, ये फेक नैरेटिव बीजेपी ने फैलाया है। सोचो ये बाला साहब की पार्टी है जो ये बयान देते हैं, जो मीडिया पे है, ऑन कैमरा है, लड़की रो रो के कह रही है कि मेरे पति का पैंट उतरवाया गया, बकायदा धर्म चेक किया गया, कलमा पढ़वाया गया और धर्म पूछ करके हिंदू एक हो जाओ मुसलमान अलग हो जाओ, और तब मारा गया है। और उस थ्योरी को भी कांग्रेस के साथ ही अब कांग्रेस के साथ बने रहने के लिए हिंदू विरोधी बयान भी दे रहे हैं। तो सोचो कि इस देश ने एक साध्वी का मतलब दोनों थ्योरी इन लोगों ने किया कि सेना को भी डिमोरलाइज कर दिया जाए, सेना को चारों तरफ से तोड़ दिया जाए, कि ताकि सेना अगले आदमी तक मतलब कल को सवाल ना उठा पाए, सेना में एक डर का माहौल हो जाए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक फेक नैरेटिव चालू कर दिया कि भाई जो भगवाधारी लोग हैं वो भी आतंकवाद में शामिल हैं। तो अब कर्नल पुरोहित जब निकले तो उन्होंने सबसे पहले नेशन का धन्यवाद दिया। राहुल गांधी को सीखना चाहिए, राहुल गांधी जैसे 10 आदमी को कर्नल पुरोहित आज के डेट में पढ़ा देंगे। और राहुल गांधी को ये चीज़ सीखना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी अभी डेड इकोनॉमी वाले बयान पे बड़ा उड़ रहे थे। एक अमेरिका में बैठा हुआ कोई सनकी आदमी कह देता है कि इंडियन इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, वही आदमी का देश का जीडीपी 1.6 है, यानी हमारा जीडीपी कहाँ है, 3 टाइम्स ऊपर जा रहा है। हम परचेजिंग पैरिटी में जो परचेजिंग पावर होता है 140 करोड़ का देश है, उसमें भी हम ऊपर हैं। इसी से लगाया जाता है अंदाजा कि कौन सा इकोनॉमी कहाँ जा रहा है, कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है। राहुल गांधी को अगर इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं पता है और वो एक गोरी चमड़ी वाले के बयान पे इतना उछल करके और खुश होकर के कह रहे हैं कि हाँ सही तो कह रहा है, डेड इकोनॉमी है। सोचो देश विरोधी कोई भी गतिविधि हो, कांग्रेस सबसे पहले हम फर्स्ट करके आगे आ जाती है। वहीं कर्नल पुरोहित जिनको 18 साल टॉर्चर किया गया, वो बंदा बाहर निकलता है और कहता है आई वांट टू थैंक्स माय नेशन। अरे इसी देश ने उसको पीछे कर दिया भाई, 18 साल पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वो बंदा निकलता है और अपने आर्मी को थैंक यू बोलता है, अपनी गवर्नमेंट को थैंक यू बोलता है, और सबसे पहले अपने देश के लोगों को और देश को थैंक यू बोलता है। एक चाणक्य ने बड़ी पहले एक बात लिखी थी और उसको लोकसभा में भी एक सांसद जी ने बोला हुआ है, मुझे सांसद का नाम नहीं याद है लेकिन चाणक्य की बात याद है कि एक चाणक्य ने एक बात लिखी थी कि एक विदेशी माँ से उत्पन्न हुआ बीज, मतलब एक विदेशी माँ का उत्पन्न हुआ बीज या उत्पन्न हुआ लड़का कभी भी दूसरे देश का देशभक्त नहीं हो सकता है, दूसरे देश का भलाई नहीं चाह सकता है। वैसे ही अगर भारत में कोई विदेशी माँ का बच्चा पैदा लिया है और वो अपने आप को भारत का सबसे बड़ा देशभक्त कहे, तो उस पे हमेशा शक करना, विश्वास मत करना।
ऐसा है ना, यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि अगर तुम यहाँ एक बार पैदा ले लिए और यहीं के जन्मे हो, यहीं की मिट्टी में पले बढ़े हो, तो गद्दारी तुम्हारे खून में जल्दी आएगी नहीं। कुछ लोग हैं जो इस मिट्टी से गद्दारी करते हैं क्योंकि इस मिट्टी को अपना नहीं मानते हैं, लेकिन अगर इस मिट्टी में पले बढ़े हो तो इस मिट्टी में गद्दारी नहीं है। इस मिट्टी ने मतलब खून पसीना दिया है इस देश को बनाने के लिए। ये राहुल गांधी के समझ के परे की चीज़ है। जिस नरेंद्र मोदी पे आज वो सवाल उठाते हैं, जिस अमित शाह पे सवाल उठाते हैं, उनके बाप दादा ना प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, प्रचारक से सफ़र तय किया था, स्कूटर पे घूमते थे, और आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं और तुम्हारे गांधी राज्य को उखाड़ करके फेंक दिया है। और ऐसा फेंका है कि अब तुम अगले 20-25 साल तक इस देश को तो राज करना भूल ही जाओ, क्योंकि तुमने इस देश की आत्मा पे चोट पहुंचाई है। तुमने 26/11 में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया है। अरे भाई, कांग्रेस तो कसाब को हिंदू आतंकवादी बताने वाली थी। पूरा तैयार था माहौल। वो तो अच्छा हुआ वो जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो हिंदू आतंकवाद बोल करके उसी को बलि चढ़ाने वाले थे ये लोग। तो ये है कांग्रेस जो पुलवामा पे सवाल उठाती है, जो उरी पे सवाल उठाती है, सेना के एक्शन पे, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाती है, ऑपरेशन महादेव पे सवाल उठाती है। इसको हमेशा से सेना पसंद नहीं है। सेना को पहले इजाज़त कहाँ थी? उधर से गोली आता था तो दिल्ली फ़ोन करना पड़ता था कि साहब बंदूक चलाएं का, मरने वाले हैं। दिल्ली बोलता था कोई बात नहीं, देखेंगे, बताते हैं। तब तक शहादत हो जाती थी। लाल चौक पे तिरंगा बिछा करके गाय काटा जाता था कांग्रेस के शासनकाल में, और वहां सेना का ड्यूटी लगा हुआ होता था। सोचो उस जवान पे क्या बीतती होगी। ये इनका हालत था भाई। और ये सेना की जुबानी की कहानी बता रहा हूं मैं। आज के डेट में सेना को फुल परमिशन है कि अगर उधर से गोली आए तो तुमको गोला दागना है, दिल्ली फोन नहीं करना है। और ये सेना के लोग ही कहते हैं। सेना के इक्विपमेंट्स, सेना के लिए जो डिफेंस सेक्टर में परचेजिंग किए गए हैं पिछले 10 साल में, वो आम जनता के सामने है। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश की आबादी 85% हिंदुओं के भरोसे है, और हिंदू ही मेजॉरिटी में हैं। लेकिन उनको सेकुलर का तमगा दे करके उनको ये नहीं बोला जाता है कि हिंदू मेजॉरिटी। माइनॉरिटी को माइनॉरिटी बोल देंगे, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी वाले को क्या बोलेंगे? सेकुलर। यही तरीका है बांटने का, डिवाइड एंड रूल। और यही कांग्रेस ने किया था कि एक आर्मी के जवान को डिफेम कर दो, जो सेना के लिए तन मन धन से खड़ा था और जो देश के लिए तन मन धन से खड़ा था। उस आर्मी के जवान को इन लोगों ने 18 साल टॉर्चर किया, और एक सैफरन लड़की साध्वी जो भगवा पहनती है उसको बदनाम कर दो, ताकि एक नैरेटिव पूरे वर्ल्ड में चला जाए कि यहाँ की आर्मी करप्ट है और यहाँ के जो साधु संत हैं वो करप्ट है। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कांग्रेस की इस करतूत का। सरकार के कामयाबी और नाकामयाबी पे बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या मानते हो? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।